यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। अभी उत्तर प्रदेश के नए कोरोना के आंकड़े आए हैं। पूरे प्रदेश में 4000 से भी कम केस हैं। यूपी का गाजीपुर आपको याद होगा, पिछले कई दिनों चर्चा में रहा। गंगा में शव तैरते हुए दिखाए जा रहे थे। लेकिन अब जो नए आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक गाजीपुर में आज कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन विपक्ष इन आंकड़ों पर सवाल उठाता है, वो इन आंकड़ों को सही नहीं मानता। सच जानने के लिए हमारे रिपोर्टर आज खुद गाजीपुर गए, एक एक चीज को कैमरे पर रिकॉर्ड किया और ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है गंगा किनारे से। और तस्वीरें और सच बहुत चौंकाने वाला है। मास्क लगा करके रखें, एक दूसरे से दूरी बना करके रखें। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा किनारे कितने शव आ रहे हैं? क्या गाजीपुर में आज भी शवों को गंगा में बहाया जा रहा है? क्या गाजीपुर में दाह संस्कार के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही? गंगा नदी में शव बहाने के बारे में लोग तरह तरह की थ्योरी बताते हैं। गाजीपुर के बारे में मोबाइल पर तरह तरह की कहानियां आती हैं, मगर सच कोई नहीं बताता। ऐसे वीडियो देखकर धोखा मत खाइए। गाजीपुर में गंगा किनारे लाशों की कतार लगने पर पानी में शव बहाए जाने की ये तस्वीरें आज की नहीं है। ये 20 दिन पुराने वीडियो हैं, जिनको आज भी मोबाइल घुमाया जा रहा है। गंगा में कोरोना वाली लाशों को बहाने का सच क्या है? नदी किनारे लाशें दफन करने की हकीकत क्या है? इन सवालों के जवाब दिल्ली, मुंबई या लखनऊ में बैठकर नहीं मिल सकते। सच की पड़ताल करने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर विशाल प्रताप गाजीपुर पहुंचे। कैमरा गंगा किनारे उसी शमशान घाट पर पहुंचा जहां के पुराने वीडियो वायरल किए जाते हैं। विशाल प्रताप ने अपनी आंखों से क्या देखा, गाजीपुर के लोगों ने कैमरे पर क्या बताया, गाजीपुर की ग्राउंड रिपोर्ट से सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। हम इस समय गाजीपुर के घाट पर मौजूद हैं। गाजीपुर का ये वही घाट है जहां आपसे कुछ दिनों पहले जिस तरीके से गंगा किनारे लाशें आई थीं, गंगा किनारे लोगों ने लाशों को प्रवाहित किया था, यहीं पर दफनाया गया था, उसके बाद से निश्चित तौर पर बड़े सवाल उठे थे और बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार एक दूसरे के सामने आ गई थी। वो गंगा का इलाका है, नावें यहाँ पर लगी हुई हैं। दूर दराज में अगर बात किया जाए तो तट के उस पार बिहार का इलाका लगता है और अभी हम फिलहाल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अभी भी अपनों के अंतिम संस्कार के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि पावन धरती है ये, गंगा का किनारा है और सभी का मानना है कि गंगा के किनारे अंतिम संस्कार करने से उनके अपनों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अभी भी एक दिन में यहाँ पर लगभग 30 से 35 लोगों के अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। लेकिन जब कोरोना का काल पीक पे चल रहा था, सेकेंड वीक का, तो यहाँ पर लगभग 125 से 150 के आसपास अंतिम संस्कार एक दिन में किए जा रहे थे। लोग अभी भी पहुँच रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से इसके बाद ये कोशिशें की गई कि यहाँ पर सरकारी दरों से लोगों को लकड़ी मुहैया कराई जाए, क्योंकि लोगों को जब अंतिम संस्कार ज़्यादा करना पड़ रहा था तो बड़ी संख्या में यहाँ पर कालाबाजारी शुरू हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने कोशिश की और लोगों के लिए नियमों को और साथ ही साथ जो रेट है उसको तय किया गया, जिसके बाद आम लोगों को सहूलियत मिली और लोग अपने को अंतिम संस्कार करने के लिए निश्चित तौर पर परेशान नहीं हुए। भैया, आप कहाँ से आए अंतिम संस्कार करने के लिए? हम सर मऊ डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। आप यहाँ आए तो आपको किस दर से लकड़ी को खरीदने को मिला? सर ऐसा रेट तो मतलब ठीक है यहाँ का और काफ़ी ठीक है। पहले जितना हो रहा था बहुत ज़्यादा पैसे लिए जा रहे थे, अब वो स्थिति नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है सर, नॉर्मल है और अब भीड़ भी बहुत कम है। कोरोना की क्या स्थिति है इस समय गाजीपुर में, मऊ में? बिल्कुल नॉर्मल है सर, बिल्कुल ठीक है। अब उतना भी नहीं आ रही है केसेस, अब तो नॉर्मली केसेस आ रही है। मतलब लोकेशन मिला लीजिए, इस पुल को गौर से देख लीजिए। शहर वही है, गंगा का किनारा वही है, शमशान घाट वही है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर बिहार की सीमा शुरू हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पहले वाली स्थिति नहीं है। गाजीपुर में कोरोना कम हुआ है, मौत कम हो रही है। पहले जहां रोजाना 150 लाशें अंतिम संस्कार के लिए आती थी, वहां अब 30 से 35 शव आ रहे हैं। इनमें भी सभी कोरोना वाली लाशें नहीं हैं। गाजीपुर के लोग बताते हैं कि हालात अब सामान्य हो रहे हैं। आप लोग को गंगा किनारे पहले जो शव दिखाई पड़ रहे थे, अब वो नजर आ रहे हैं क्या? नहीं सर, नहीं आ रहे हैं। क्या कारण है? अब लोगों की मौतें कम हो रही हैं, परेशानी कम हुई है? पहले की अपेक्षा जो है इस समय जो है 40 से 50% मौतें कम हो रही हैं। पहले जो थी बहुत मौतें हो रही थी। इसी वजह से जो हर गांव में जो है सर
एक मरा नहीं, दूसरा मर के तैयार हो गया। उसको अंतिम संस्कार करके लोग जाते थे, तब तक दूसरा तैयार हो जाता था। पहले पैसे भी बहुत ज्यादा लिए जा रहे थे घाटों पे, बाद में इसको नियंत्रित किया गया। हाँ, उसमें बहुत अब तो रेट सरकार द्वारा कर दिया गया। जी सर, मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ कि सरकार कम से कम अपना रेट तय कर दी है। इसके लिए हम लोग को, जनता को बहुत सहूलियत मिली है। और ये जो मनमानी जो ये आग वहाँ पर रजिस्ट्रेशन में अपना जो ये पैसा मनमानी मांग रहे थे, गेहूं मांग रहे थे कि इतना दो उतना दो, उसमें जनता को बहुत परेशानी थी। बाकी इस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा, यानी रेट तय कर दी लकड़ी और ये जो रजिस्ट्रेशन का। तटों पे आप लोगों को लाश तो नहीं दिख रही है घाट पे? जी नहीं, पहले से बहुत जो है कि लाशें जो है कि कम हो चुकी हैं। और जो गाजीपुर जिला हो कहीं भी हो, या हर गांव से जो है कि लाशें जो हैं कि एक लेकर जाते थे, तब तक एक की मौत सुना जाती थी। एक लाश के लिए लोग निकलते थे अंतिम संस्कार के लिए, और दूसरी लाश तैयार रहती थी, यानी कि इतनी ज्यादा लोगों की मौत हो रही थी। भैया इस समय क्या स्थिति है आप लोग के यहाँ? सब बहुत बढ़िया है गाजीपुर में। पहले कोरोना को लेकर के जिस तरीके से पीक आया, जिस तरीके से लोगों की मौत हुई, इस समय आपके गांव में क्या मृत्यु दर कुछ कम हुई है? बहुत कम हुई है सर, बहुत कम हुई है। यहाँ बहुत अच्छी चल रहा है। यहाँ परेशानी कम हुई है घाट पे? घाट में परेशानी बहुत कम हुई है। दादा आप बताइए, आपके तो उम्र ज़्यादा है, आप तो बुजुर्ग हैं, जो हालात आपने 10 दिन 15 दिन और 1 महीने पहले यहाँ पे देखे थे, उससे पहले कुछ बेटर हुई है स्थिति? बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। पहले लोगों की मौत कम हुई है? बहुत कम हुई है, नहीं तो जगह नहीं मिलती थी। तो लोगों का कहना है कि पहले तट पर, घाट पर किसी भी तरीके की जगह नहीं बचती थी। लोग आते थे और यहाँ पर घंटों खड़े रहते थे। लकड़ी के लिए उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे और मनमाने पैसे देने पड़ते थे, और फॉर्मेलिटीज इतनी होती थी कि घंटों वक्त लग जाता था। लेकिन सरकार ने इसके बाद यहाँ पर रेट्स को तय किया, ये भी बोला कि किसी के पास पैसे नहीं हैं तो उनको पैसे भी दिए जाएंगे, लेकिन लोग अंतिम संस्कार करें, लाशों को गंगा जी में प्रवाहित ना करें। जिसके बाद अब कम से कम यहाँ पे गंगा जी में जो लाश हैं उनका अंतिम संस्कार प्रवाहित करके कम से कम नहीं किया जा रहा है। गाजीपुर के बैकुंठ धाम शमशान घाट पर दाह संस्कार के लिए पैसे नहीं लिए जाते। पहले यहां दाह संस्कार कराने के लिए रजिस्ट्रेशन की फीस लगती थी। योगी सरकार ने शमशान घाट पर किसी भी तरह की फीस लेने पर रोक लगा दी है। गाजीपुर जिला प्रशासन ने लकड़ियों के रेट तय कर दिए हैं। जिनके पास लकड़ियों के पैसे नहीं होते उनको 5,000 रुपए दिए जाते हैं। गाजीपुर में गंगा किनारे घाटों का रख रखाव और सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू कर दिया गया है। बैकुंठ धाम शमशान के एक एक कोने को सैनिटाइज किया जाता है, जिससे कोरोना की चेन तोड़ी जा सके। गाजीपुर में कोरोना कम हुआ है, यहाँ गंगा किनारे जाते ही पता चल जाता है। यहाँ के कोरोना के डेटा देखने पर यह और क्लियर हो जाता है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जब कोरोना पीक पर था, तब गाजीपुर में रोजाना करीब 1,000 पॉजिटिव केस आ रहे थे। गाजीपुर में एक वक्त एक्टिव केस बढ़कर 6,000 हो गए थे। अब एक्टिव केस घटकर 600 से नीचे चले गए हैं। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो 30% तक पहुंच गया था, वो अब घटकर 0.6% हो गया है। यानी पहले 1,000 टेस्ट करने पर 300 लोग पॉजिटिव आ रहे थे, अब 1,000 टेस्ट करने में सिर्फ 6 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। गाजीपुर में कोरोना कैसे काबू में आया, यहाँ का मॉडल क्या है, ये सवाल हमने गाजीपुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से पूछा। सबसे पहले मैंने किया कि हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ाई, कोविड के लिए हॉस्पिटल्स को चिन्हित किया और बेड्स की संख्या बढ़ाई। जहां हमारे पास सबसे पहले 50 बेड हुआ करते थे, उस बेड्स की संख्या बढ़ा करके मैंने 1150 बेड्स किए लगभग। हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं थे, वेंटिलेटर्स की संख्या हमने बढ़ाई। डॉक्टर्स हमारे पास कम थे, हमने डॉक्टरों की एक बड़ी भारी भरकम टीम बनाई। और हमारे पास जिला चिकित्सालय में उस समय जबकि 50 बेड हुआ करते थे, हमने जिला चिकित्सालय में ही 244 बेड्स केवल कोविड के लिए स्थापित कराए। और ऑक्सीजन की जो कमी हुआ करती थी, सिलेंडर्स आया करते थे, उस दौरान हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट भी नहीं था, लेकिन उसी दौरान हमने एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करा करके उसको फंक्शनल कराया। चूंकि अब संक्रमण गांव तक धीरे धीरे फैल रहा था, तो हमने अपनी नज़र गांव की ओर दौड़ाई और लोगों से कोऑपरेट किया, वो लोगों से कोऑपरेशन लिया और निगरानी समितियों का गठन किया। निगरानी समितियां पहले से भी गठित थी, बट उसको हमने और सक्रिय किया। कलेक्टर ने जो बताया, हमने उसे कैमरे पर टेस्ट किया। हम गाजीपुर जिला अस्पताल में उस जगह पर पहुंचे जहां ब्रांड न्यू ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। पीएम केयर फंड से तैयार किया गया ये ऑक्सीजन प्लांट प्रति मिनट 200 लीटर ऑक्सीजन बना सकता है।
इस समय हम गाजीपुर के जिला अस्पताल में मौजूद हैं और जो कोविड की सेकेंड वेव का पीक आया तो सबसे ज़्यादा कोविड मरीजों का इलाज इसी जिला अस्पताल में हुआ। और इसी दौरान जब ऑक्सीजन की क्राइसिस पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में देखने को मिल रही थी, तो गाजीपुर में जब ये क्राइसिस आई तो उसी वक्त यहाँ के जिला प्रशासन ने डीएम की मदद से पीएम केयर फंड के जरिए यहाँ पर बाकायदा ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई, ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई और इसकी कैपेसिटी है 200 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ये ऑक्सीजन क्रिएट करता है पीएसए प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन मशीन्स को लगाया गया है, इन बड़े बड़े मशीन्स को लगाया गया है ताकि गाजीपुर न सिर्फ सिटी में बल्कि ग्रामीण इलाकों में अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो यहीं से वो सारी ऑक्सीजन की जो डिलीवरी होती है वो की जाती है छोटे छोटे सिलेंडर्स के जरिए। और इन्हीं ऑक्सीजन सिलेंडर्स के जरिए पूरे जिले की जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको कंट्रोल किया गया और उसके बाद गाजीपुर में जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर नियंत्रण में आई। उत्तर प्रदेश के गांव में कोरोना सिचुएशन डेंजरस होने के बारे में कई लोग अनुमान लगाते हैं। मोबाइल पर मैसेज आता है कि गांव में रोज लोगों की मौत हो रही है। सच क्या है ये जानने के लिए कैमरा गाजीपुर के सुशंडी इलाके में पहुंचा। टेस्टिंग हो या वैक्सीनेशन, यहां हर काम तेजी से चल रहा है। आशा बहुएं, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग घर घर तक पहुंच रहे हैं और कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। गाजीपुर के सुशंडी में हर रोज 70 से लेकर 100 टेस्ट हो रहे हैं। यहां लगने वाले हर टीके का हिसाब रखा जाता है। नाम, पता, आधार नंबर, उम्र, सबका हिसाब रखने से वैक्सीन का सेकंड डोज लगाना आसान होता है। इस समय हम गाजीपुर के शहर से सटे हुए एकदम शिशुंडी इलाके में मौजूद हैं जहां पर न सिर्फ टेस्टिंग हो रही है, सैंपलिंग हो रही है, बल्कि लोगों का वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से बाकायदा एक गाड़ी यहां पर सबको प्रोवाइड की गई है। इसमें कोविड-19 रोग नियंत्रण हेल्प मोबाइल सेवा है ये पे। और यहाँ पर जो भी लोग किसी को सैंपलिंग करानी होती है, टेस्टिंग करानी होती है, सबके लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं जिला प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और सबकी सैंपलिंग की जा रही है, एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी एनएम्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी से लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग से लोग हैं। मैम ये बताइए कि कैसे आप लोग वैक्सीनेशन कर रही है? रजिस्ट्रेशन यहीं ऑन स्पॉट हो रहा है या कैसे हो रहा है? जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका वैसे ही कर दिया जा रहा है, जिसका नहीं हुआ उसका बाद में किया जा रहा है। इस गाँव में लगभग कितने लोग अभी तक आप लोगों ने वैक्सीनेशन किया है? 20 लोग का। गांव में जाती हैं तो किस तरीके से लोगों को समझाती हैं कि ये बहुत जरूरी है, किसी को खांसी आए, दिक्कत आए तो आप लोगों को बताएं और आप लोग उनको वैक्सीन दें, आप लोग उनको दवाइयां दें? हम लोग को समझाने से बहुत ही असर पड़ता है सर, और सब लोग तैयार हो जाते हैं, जांच भी कराते हैं और वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। गांव के बुजुर्ग लोग हमारे साथ मौजूद हैं। दादा आप बताइए कि यहाँ पर जो टीम पहुंची है तो लोगों के अंदर विश्वास, आत्मविश्वास बहुत विश्वास जगह है, बहुत अच्छा है, विश्वास जगह है और धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, लगवा रहे हैं। आपका टेस्ट हो गया? जी हो जाएगा, दोनों टेस्ट हो गया और वैक्सीन भी लग चुकी। सर वैक्सीन लग गई? जो लोगों को वैक्सीन लगाई गई है उनको बाकायदा यहाँ पर कार्ड भी दिया गया है और इस कार्ड में जो पर्चा है उसमें भी आप देखिए कि कोविड-19 टीकाकरण का ये रिकॉर्ड है, इनका नाम लिखा हुआ है, पूरी डेट मेंशन की गई है और कोविशील्ड इनको वैक्सीन लगी है यही बताया गया है। सुशंडी के बाद हम गाजीपुर के कासिमाबाद ब्लॉक के वासुदेवपुर गांव पहुंचे। यहां पंचायत चुनाव में जीते नए प्रधान ने सरकार के साथ मिलकर फ्री कोरोना क्लिनिक खुलवाया है, जहां खांसी, बुखार और जुकाम की फ्री दवा दी जाती है और कोरोना का टेस्ट भी किया जाता है। वासुदेवपुर गांव के लोग खुश हैं कि रोज टेस्टिंग के बावजूद उनके यहाँ एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। वासुदेवपुर में इस समय जो प्रत्याशी जीते हैं प्रधान के धर्मेंद्र सिंह, उनकी तरफ से ये इंतजाम किया गया है। इस सर्दी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द और किसी भी तरीके की किसी को दिक्कत होती है तो यहाँ पर सबको निःशुल्क दवाएं दी जा रही हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो कम से कम उससे निपटा जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी को कोई दिक्कत ज़रा होती है तो उसको जिला अस्पताल भेजा जाता है, उसके लिए बाकी जो इलाज का इंतजाम है वो किया जाता है। प्रधान प्रत्याशी जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस बार चुनाव जीते हैं। धर्मेंद्र जी ये बताइए कि इस बार आप लोगों ने जो इंतजाम किया है इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है लोगों की सेवा करना। कोरोना का खौफ बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से आप लोगों ने ये इंतजाम किया? जी जी, पहले से ही हम लोगों ने तैयारी करके रखा था। सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? सरकार की तरफ से भी चल रहा है, वहाँ से भी किट आया है, गांव में वितरण हुआ है। गाजीपुर में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाया था, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आज हालात अलग है। हमने आपको गंगा मैया के किनारे लोगों की गवाही दिखाई, शहर का हाल दिखाया और गांव की सिचुएशन दिखाई। अब आपको गाजीपुर से 150 किलोमीटर दूर गोरखपुर लेकर चलते हैं। यहां आकर पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार कोरोना से कैसे लड़ रही है।
योगी आदित्यनाथ इन दिनों हर रोज 2 जिलों का दौरा करते हैं। सीएम आज अपने होम डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर आए तो ताबड़तोड़ एक्शन में देखे। योगी ने गोरखपुर एम्स जाकर वहां बन रहे 200 बेड वाले L2 कोविड वार्ड को देखा। योगी BRD अस्पताल भी पहुंचे और वहां इलाज करा रही महिलाओं और बच्चों का हालचाल पूछा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हुए हैं BRD मेडिकल कॉलेज में और इस समय वो यहां पहुंच करके सभी चीजों को देख रहे हैं कि किस तरीके से चीजों को बेहतर किया जाएगा। बच्चे की तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है ना? है? बहुत सुंदर। कुछ खाने के लिए मिल भी रहा है? BRD कॉलेज में इस समय 200 से ज्यादा जो NICU के बेड्स तैयार किए गए हैं उसका वो जायजा ले रहे हैं। एक एक पेशेंट के पास जाकर के मुख्यमंत्री लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी परेशानी पूछ रहे हैं, उनकी तबीयत पूछ रहे हैं, उनको खाने को मिलता है कि नहीं मिलता है, कुछ डॉक्टर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये सारे सवाल यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछे हैं। निश्चित तौर पर वो चाहते हैं कि एक एक चीज को वो खुद इंश्योर करें और यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री इस समय ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं। आज देश में टूल किट की बात यहां तक पहुंच गई कि अब कफन पर भी राजनीति शुरू हो गई है। तो क्या सभी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ कोई टूल किट बना रही हैं? क्योंकि इस वक्त सारी पार्टियां एक दूसरे पर यही इल्जाम लगाती हैं। हमारे देश के सारे बड़े नेताओं की सोशल मीडिया वाली टाइमलाइन हमने खंगाली। सबकी प्रोफाइल पर टूल किट वाला कोई ना कोई मैसेज जरूर था। सवाल यह है कि टूल किट वाली असली पॉलिटिक्स के पीछे का सच क्या है? टूल किट का वायरल सच इस रिपोर्ट में। कोरोना पर राजनीति हुई, वैक्सीन पर राजनीति हुई, लाशों पर राजनीति हुई और अब कफन पर पॉलिटिक्स हो रही है। खबर छप चुकी है, हेडलाइन बन चुकी है। झारखंड के सीएम का ऑडियो वीडियो वायरल हो चुका है। एक बार सुनिए, ना समझ में आए तो 2 बार सुनिए। हमारे रामेश्वर उरांव जी ने दुकानों को बंद होने के वजह से कफन की कमी आ रही है। बन्ना गुप्ता साहब ने भी इस बात को कहा है और हम सब मिलकर आज ये निर्णय लेते हैं कि राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा, इसका निर्णय लिया जाता है। हमारे रामेश्वर उरांव जी ने दुकानों को बंद होने के वजह से कफन की कमी आ रही है। बन्ना गुप्ता साहब ने भी इस बात को कहा है और हम सब मिलकर आज ये निर्णय लेते हैं कि राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा, इसका निर्णय लिया जाता है। मोदी विरोध के चक्कर में देश को बदनाम करने वाला टूल किट तो पहले ही सोशल मीडिया पर फैला दिया गया, मगर अब मोदी विरोधी भारत को बदनाम करने के लिए फ्री कफन वाली योजना लेकर आए हैं। कुछ घंटों का इंतजार कीजिए, अब ये कफन वाली टूल किट न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट तक सबकी हेडलाइन बनेगी। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जिस तरह का व्यवहार कोरोना काल में कर रहे हैं, कभी भी देश उनको क्षमा करने वाला नहीं है। ये आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, जहां दवाई, वैक्सीन, लोगों के लिए हॉस्पिटल का इंतजाम, इसमें पूरी सरकारें लगी हुई हैं। लेकिन कांग्रेस के इशारे पर जिस तरह झारखंड सरकार ने कफन योजना शुरू की, वो लोगों के बीच में एक दहशत फैलाने के लिए, डर फैलाने के लिए जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ये कांग्रेस का ही तो टूल किट है। कांग्रेस इस तरह का व्यवहार करके पूरे देश में और दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करना चाहती है। बीजेपी का आरोप है कि झारखंड सरकार कांग्रेस के इशारों पर ऐसी बातें फैला रही है और सोशल मीडिया पर बाकायदा इसे डिफेंड करने में बिजी है। इस वक्त देश में ऐसा लग रहा है मानो सबने अपना अपना टूल किट बना लिया है। इसमें अखिलेश यादव भी कूद पड़े हैं। छत्तीसगढ़ के मौजूदा मुख्यमंत्री की भी टूल किट कंट्रोवर्सी में एंट्री हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह भी टूल किट के बहाने कांग्रेस आला कमान पर हमलावर हो गए हैं। ट्विटर ने पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताया और अब रमन सिंह के ट्वीट पर भी इसी मैनिपुलेटेड मीडिया का ठप्पा लगा दिया गया है। टूल किट मामले की जांच के बीच दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक जबरदस्त पॉलिटिक्स हो रही है।
वो भी तब जब टूल किट के भीतर लिखे एक एक सच की तलाश जारी है। सोचिए, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम देर रात ट्विटर इंडिया के ऑफिस पहुंचती है, नोटिस देती है और अगले ही दिन सुबह सुबह राहुल गांधी अपनी टाइमलाइन पर #टूल किट के साथ सत्य डरता नहीं वाला मैसेज शेयर कर देते हैं। राहुल की देखा देखी कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता भी एक्टिव हो जाते हैं। रणदीप सुरजेवाला पहले सेम टूल किट वाले हैशटैग के साथ ट्विटर को चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी के भीतर बीजेपी के 11 नेताओं के नाम लिखकर उनके ट्वीट चिपकाते हैं, उसे सोशल मीडिया पर वायरल कराते हैं और बाद में कैमरे पर आकर मैनिपुलेटेड मीडिया वाला एक और नया हैशटैग घुमाते हैं, वीडियो संदेश फैलाते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो सबने सुना है, परंतु मोदी सरकार ने ये कर दिखाया है। दोषी कौन है टूल किट मामले में? फर्जीवाड़ा किसने किया टूल किट मामले में? फर्जी कागजात का इस्तेमाल कर देश को बहकाने और भ्रमित करने का षड्यंत्र किसने किया टूल किट मामले में? भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं और प्रवक्ताओं ने। परंतु पूछताछ किससे हो रही है? ट्विटर से। रेड होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर, इंक्वायरी होनी चाहिए जेपी नड्डा जी से और उनके प्रवक्ताओं से, पूछताछ होनी चाहिए केंद्रीय मंत्रियों से, स्मृति ईरानी जी हो या रविशंकर प्रसाद जी या उनके दूसरे मित्रगण, परंतु पूछताछ हो रही है ट्विटर से। नोटिस दिया जा रहा है ट्विटर और कांग्रेस पार्टी को। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मंगलवार को पूरे लाव लश्कर के साथ सुनियोजित तरीके से #ट्विटर रेड का एजेंडा चलाया गया, जबरदस्त माहौल बनाया गया। ट्विटर टूल किट और कांग्रेस की पॉलिटिकल टाइमलाइन चेक करने पर हमें कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का यह ट्वीट दिखा, #ट्विटर इंडिया रेड वाले स्क्रिप्ट क्या इसी टाइमलाइन से फैली? और क्या इस हैशटैग को प्रमोट करने के लिए ऑर्डर भी कांग्रेस ने दिया? ये एक फैक्ट है कि ट्विटर पर फेक न्यूज तेज रफ्तार से फैलती है और हाल फिलहाल में कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कई सारे ऐसे ट्वीट्स किए गए जिसका मकसद मोदी का विरोध करना और अपना पॉलिटिकल हित साधना था। ये एमएसपी नहीं मिल रहा है, कोविड का नाम मोविड है, ये झूठ है या नहीं है? ये आप पूछिए जरा इनसे। ये राहुल गांधी के ट्वीट को फ्लैग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो मोविड लिखा गया है ये तो टूलकिट के अनुसार ही लिखा गया है, हमने तो एक्सप्लेन शुरू से ही किया है कि जो जो टूलकिट में है वही वही हुआ है। आप बताइए मोविड जो है ये मैनिपुलेटेड मीडिया है या नहीं है? चलिए, हमारे को तो मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग मिला, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, हम उस पर पूछ भी रहे हैं सोशल मीडिया से कि आखिर क्यों ये टैग दिया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मोविड, क्या कोविड का नाम मोविड है? उसको मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग होना चाहिए या नहीं? दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के ऑफिस पर नोटिस चिपकाया, मगर कांग्रेस के नेताओं ने पहले #ट्विटर रेड वाला मैसेज फैलाया। फिर इंडियन यूथ कांग्रेस ने यह कहकर माहौल बनाया कि सरकार ट्विटर से डर गई। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की असली खींच की वजह यह है कि मोदी सरकार सोशल मीडिया की फेक न्यूज फैक्ट्री के खिलाफ कदम उठा रही है? क्या राहुल को तकलीफ इस बात की है कि सोशल मीडिया पर फर्जीवाड़ा ना हो? इस पर लगाम लगाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिस पर अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने क्लियर जवाब नहीं दिया है। भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़ इंडियन यूजर्स हैं, ट्विटर पर 1,75,00,000 यूजर्स के अकाउंट हैं, इंडिया में 41 करोड़ फेसबुक सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पर 21 करोड़ भारतीय यूजर्स हैं, 44 करोड़ 80 लाख इंडियन यूट्यूब यूजर हैं। टूल किट पर हो रही सियासत के बीच इंडिया में हलचल काफी तेज है, पूरी दुनिया में खबर फैल चुकी है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है, सिचुएशन काफी टेंस्ड है। हर जगह यही खबर ट्रेंड कर रही है। कोई भी अखबार उठा लीजिए, किसी भी वेबसाइट पर चले जाइए, हर जगह हेडलाइन सेम टू सेम है। पहले फैक्ट्स के साथ समझिए कि इस वक्त ट्विटर से लेकर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की दुनिया में इतना सन्नाटा क्यों पस रहा है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए इसी साल 25 फरवरी को गाइडलाइंस जारी की थी। इन्हें लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में अपने 3 अधिकारियों, चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेजिडेंट ग्रीवांस अफसर नियुक्त करने थे। शिकायत दर्ज करवाने की व्यवस्था के बारे में बताना था। ऑटोमेटेड टूल्स और तकनीक के जरिए गलत कंटेंट की पहचान करके उसे हटाने को कहा गया था। हर प्लेटफॉर्म को एक मंथली रिपोर्ट पब्लिश करनी थी, शिकायतों और एक्शन की डिटेल देनी थी, कौन सा लिंक और कंटेंट हटाया उसके बारे में बताना था।
मगर इस वक्त सोशल मीडिया पर तलवार इसलिए लटकी हुई है क्योंकि नई गाइडलाइंस लागू करने की डेडलाइन 25 मई यानी मंगलवार को खत्म हो रही है और 26 मई से नई गाइडलाइंस लागू हो रही हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अब तक नहीं बताया है कि गाइडलाइंस को लागू किया गया या नहीं। हाँ, इन गाइडलाइंस से बचने के लिए हर प्लेटफॉर्म ने पैतरे खूब अपनाए। कुछ प्लेटफॉर्म्स ने गाइडलाइन लागू करने के लिए 6 महीने का वक्त मांगा, तो कुछ ने कोरोना का हवाला देते हुए 1 साल की टाइमलाइन मांगी। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने ये स्टैंडर्ड जवाब दिया कि वो अमेरिका में अपने हेडक्वार्टर्स के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। सोचिए, ये सारे प्लेटफॉर्म भारत में काम करते हैं, अच्छा मुनाफा कमाते हैं, मगर गाइडलाइन पर ये अमेरिका से ऑर्डर का बहाना बनाते हैं। ठीक इसी तरह ट्विटर जैसे कुछ प्लेटफॉर्म अपने खुद के फैक्ट चेक रखते हैं, लेकिन उनका नाम कभी नहीं बताते और न इस बात में क्लैरिटी होती है कि ट्विटर किस आधार पर कंटेंट हटाता है या फिर किसी के ट्वीट पर बिना आधार के मैनिपुलेटेड मीडिया का ठप्पा लगाता है। हम कुछ विदेशी एग्जाम्पल के साथ इसका भी कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। पहले कुछ फ्रेश डेवलपमेंट देख लीजिए। अभी तक इस मामले पर सिर्फ फेसबुक का जवाब आया है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वो आईटी नियमों का पालन करेगी, साथ ही कुछ मुद्दों पर सरकार से बातचीत जारी रखेगी। फेसबुक ने यह भी कहा कि आईटी के नियमों के मुताबिक ऑपरेशनल प्रोसेस लागू करने और एफिशिएंसी बढ़ाने पर काम जारी है और कंपनी इस बात का ध्यान रखेगी कि लोग आजादी और सुरक्षित तरीके से अपनी बात फेसबुक के जरिए कह सकें। मगर क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी भी सवालों के घेरे में है। मोदी सरकार ने व्हाट्सएप की पॉलिसी के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और ध्यान रहे, व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी कोई और नहीं, फेसबुक ही है। क्या अमेरिका की वैक्सीन भारत आ रही है? देश में फाइजर और मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन कब तक अवेलेबल होंगी? आज लोग इसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। कोविड महामारी से बचने के लिए वैक्सीन लगाना जरूरी है, मगर बहुत से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर टीके उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक के बाद देश को कोरोना का चौथा टीका कब मिलेगा? हमारी फाइजर से बात हुई, फाइजर वाले कहते हैं जी आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। हमारी मॉडर्ना से बात हुई, मॉडर्ना वाले कहते हैं जी हम आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अपील है कि हमारा देश ऑलरेडी काफ़ी समय लूज़ कर चुके हैं, हम लोग काफ़ी समय हो चुका है, तो अब हमें और समय नहीं गंवाना चाहिए। ये कोई भी विदेशी कंपनी जो है, अब तो कई सारी वैक्सीन आ चुकी हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जॉनसन एंड जॉनसन है, मॉडर्ना है, फाइजर है और भी बहुत सारी हैं। तो इनसे सबसे केंद्र सरकार बात करके केंद्र सरकार इनसे सारा इंपोर्ट करे और राज्यों के अंदर बांट दे। कोरोना की सेकेंड वेव से जूझते राज्यों के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। विदेशी दवा कंपनियों ने राज्यों को सीधे सीधे वैक्सीन बेचने से इनकार कर दिया है। वो इस मामले में सेंटर से ही डील करना चाहते हैं। इस वायरस को हराने का इकलौता ताकतवर हथियार कोरोना के टीके ही हैं और देश भर में कई राज्य टीकों की कमी से जूझ रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए गए हैं, टीके लगवाने आए लोगों को लौटाया जा रहा है। कोरोना के टीकों की किल्लत के बीच देश में यही सवाल उठ रहे हैं कि सबको वैक्सीन कब तक अवेलेबल होगी, ये वैक्सीन किस कंपनी की होगी। अब तक सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन, कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दोनों की कुल मिलाकर 13 करोड़ डोज जून में और 17 करोड़ डोज जुलाई में उपलब्ध हो जाएंगी। यहां एक बात आपको समझने की है, कंपनी की फैक्ट्री में वैक्सीन का प्रोडक्शन होने से आप तक टीका पहुंचने के बीच वैक्सीन की हर डोज एक लंबी प्रक्रिया से गुजरती है। इसलिए अगर यह कहा जाए कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके जून में 13 करोड़ और जुलाई में 17 करोड़ उपलब्ध होंगे, तो इसका यह मतलब नहीं कि वैक्सीन जून के पहले महीने से ही अवेलेबल हो जाएगी। यह जून के दूसरे या तीसरे आखिरी हफ्ते तक संभव हो सकेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वैक्सीन एक लंबी प्रक्रिया से गुजरकर आप तक पहुंचती है। इस दौरान इसकी क्वालिटी से लेकर सेफ्टी तक सब कुछ चेक किया जाता है। जरूरी है कि हम फोकस ये करें कि हमारा लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत सुदृढ़ हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जब हम फ्री वैक्सीनेशन स्टेट को प्रोवाइड करा रहे हैं, फ्री डोजेज जो प्रोवाइड कराते हैं, जो 50%, हमने स्टेट्स को बताया है कि हम डे ऑन डे बेसिस पर
किस पर्टिकुलर स्टेट में कितनी सप्लाई देंगे, ताकि उसके बेसिस पर स्टेट लेवल पर, फील्ड लेवल पर वैक्सीनेशन साइट्स कौन कौन सी चलेंगी, कितनी अवेलेबिलिटी होगी, वह माइक्रो प्लानिंग स्टेट लेवल पर की जा सके। इसी के साथ ही इसमें लिंक्ड इश्यू होता है कि जैसे बहुत सारी वैक्सीनेशन साइट्स हैं, बहुत सारे कोल्ड चेन पॉइंट हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टोरेज पॉइंट्स होते हैं, तो इस पूरे लॉजिस्टिक्स में हमेशा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ना कुछ वैक्सीन अवेलेबल रहती हैं, विच विल बिकम अवेलेबल इन वीक्स टू कम। बट व्हाट इज वेरी क्रिटिकल इज कि जो हमारा लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, हम इसको स्टेट लेवल पर और सुदृढ़ करते जाएं ताकि उसकी अवेलेबिलिटी हम जस्ट इन टाइम अप्रोच पे ले जा सकें। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।